गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो 12th क्लास की जो मानव भूगोल है उसकी जो पहली इकाई का जो पहला अध्याय है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अध्ययन करने से पहले हम कुछ भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। जैसे कि ये भूगोल विषय है, इस भूगोल विषय की सबसे पहले जानकारी जो ग्रीक लोग थे या अपन कह सकते हैं यूनानियों के द्वारा दी गई थी। ये जो भूगोल शब्द है जो दो शब्द से मिलकर बना है, एक है जियो और दूसरा है जियोग्राफीन। अब जो ग्रीक शब्द है जियो, इसका अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफीन का अर्थ होता है आपके वर्णन करना। ठीक है, तो हम भूगोल में क्या करते हैं? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं कि भूगोल शब्द है, किस विद्वान ने सबसे पहले भूगोल शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। जो विद्वान थे उनका नाम था इरेटोस्थनीज था। उसने सबसे पहले भूगोल शब्द का क्या क्या इसने प्रयोग किया था। इरेटोस्थनीज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम है जियोग्राफिया। जो इरेटोस्थनीज की क्या थी? पुस्तक थी जिसमें इसने भूगोल शब्द का सबसे पहले क्या क्या था? प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करें कि भाई भूगोल शब्द का तो जो सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल का जनक अपन किसे कह सकते हैं या इसको पिता? जनक क्या है इसका? पिता। तो वो आपके कौन है? हिकेटियस क्या है? ये भूगोल का इसको पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे भूगोल के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे कि भाई भूगोल की कितनी शाखाओं में बांटते हैं अपन। तो भूगोल को हम दो शाखाओं में क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। पहली है भौतिक भूगोल, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। दूसरी आपकी कौन सी है? मानव भूगोल, जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ये जो भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी थी, जिसका अध्ययन आपने 11th क्लास में कर लिया था, और जो मानव भूगोल है जिसका अध्ययन हम 12th क्लास में करेंगे। अब बात आती है फिजिकल ज्योग्राफी और भौतिक भूगोल में हम किन किन का अध्ययन करते हैं। तो हम इसमें ग्लोब या पृथ्वी कह लो, हम इसमें मृदा उसके बारे में जानते हैं। हम यहाँ पर वनस्पति कैसी कैसी पाई जाती है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ऊंचावचों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, नदियाँ आदि, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। अब बात आती है मानव भूगोल कि भाई मानव भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? यहाँ पर मानव, यानी हम मानव भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे? मानव का अध्ययन करेंगे। मानव कैसे रहता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो किन परिस्थितियों में, कैसा निवास स्थान है, क्या क्या उसके आर्थिक क्रियाकलाप है आदि का अध्ययन हम किसमें करते हैं? मानव भूगोल में। तो हम इसमें कह सकते हैं कि मानव की क्या कर सकते हैं? इसमें क्रियाकलापों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। क्रियाकलापों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि भाई मानव भूगोल का विकास कब से हुआ है? तो मानव भूगोल के विकास की अपन बात करें तो 18वीं सदी से क्या है? मानव भूगोल का क्या हो रहा है?
विकास हुआ है। अभी भी क्या रहा है, मानव भूगोल का विकास चल रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ये कैसी है, प्रगतिशील विषय है। ये कैसा विषय है, प्रगतिशील विषय है। ठीक है। अब वर्तमान में भी मानव भूगोल का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो अपन इसको क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, सॉरी, आधुनिक भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल। जो वर्तमान में जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, आधुनिक मानव भूगोल। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मानव भूगोल का, जो आधुनिक मानव भूगोल है उसका जनक कौन है। तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक है आपके फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। ये जो फ्रेडरिक रेडजेल थे, ये कहाँ के थे, तो ये जर्मनी देश के थे। इनका जर्मन का हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी देश के ये विद्वान थे। ठीक है। इस फ्रेडरिक रेडजेल का, इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फ्रेडरिक रेडजेल है, उसकी पुस्तक का क्या नाम है, एंथ्रोपोजियोग्राफिया। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुके हैं कि भाई आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रेडजेल की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफिया। ठीक है। इस एंथ्रोपोजियोग्राफिया में फ्रेडरिक रेडजेल एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी। कौन सी परिभाषा दी थी, उसने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज व मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संबंधों का क्या करता है, ये अध्ययन है। यानी इस फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या परिभाषा दी मानव भूगोल की, कि जो मानव समाज है और धरातल है, इन दोनों के मध्य क्या करता है, संबंध का अध्ययन किसमें करते हैं अपन, मानव भूगोल में करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आगे की चर्चा करें हम, तो फ्रेडरिक रेडजेल की एक शिष्या थी। इस शिष्या का क्या नाम था, एलन सैम्पल। एलन सैम्पल। तो ये कहा जा सकता है कि एलन सैम्पल कहाँ की थी, तो हम कहते हैं ये कहाँ की थी, अमेरिका की। ये कहाँ की थी, एलन सैम्पल, अमेरिका। इसने भी क्या है, मानव भूगोल की एक परिभाषा दी थी जो इम्पोर्टेंट है। इसने क्या बोला, मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के मध्य मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक, कैसा संबंध है, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी जो एलन सैम्पल थी, उसने एक परिभाषा दी थी मानव भूगोल की, कि मानव कैसा है, चंचल है। मानव कैसा है, आपके यहाँ पर चंचल है, और पृथ्वी कैसी है, अस्थायी है। अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक परिवर्तन कैसा है, साथ साथ में संबंध कैसा, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध में क्या करते हैं, इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें, ये मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों जो परिभाषा थी, एक विचारधारा के अंतर्गत आती है। इस विचारधारा को अपन कह सकते हैं निश्चयवाद। या इसको अपन और भी, इसका क्या नाम है, नियतिवाद
विचारधारा। ये निश्चयवाद या नीतिवाद विचारधारा, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो मानव है, मानव के जो चारों तरफ वातावरण पाया जाता है, उस वातावरण का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? मानव के ऊपर पड़ता है। यानी जिस स्थिति में मानव रह रहा है, जहाँ पर जो उसके चारों तरफ वातावरण पाया जाता है, उसके वातावरण का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? मानव के ऊपर पड़ता है। यानी इसमें कह सकते हैं प्रकृति क्या है? सर्वोपरि। प्रकृति कैसी है? सर्वोपरि है। मानव क्या है? इसका गुलाम है। गुलाम है या क्या है? दास है। ठीक है। इस विचारधारा वाले वैज्ञानिक जो भी विद्वान थे, वो क्या कहते थे? प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति क्या है? मानव की स्वामी है, और मानव उसका क्या है? दास है। प्रकृति जो चाहेगी वो करेगी। ठीक है दोस्तों। तो इस विचारधारा में ये कहा गया था, अपन एक शब्द में आकर कह रहे कि इस विचारधारा में किसके ऊपर ज्यादा वरीयता दी गई थी, किसके ऊपर ज्यादा मतलब महत्व था? तुम प्रकृति के ऊपर। यानी जो कुछ भी करती है प्रकृति करती, प्रकृति को हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने मानव भूगोल के बारे में पढ़ा था कि मानव भूगोल केंद्र बिंदु कौन है? मानव है, जिसमें इसके क्रियाकलापों का वर्णन करेंगे। ठीक है। फिर जो वर्तमान में चल रही है मानव भूगोल, उसको क्या कहते हैं? आधुनिक मानव भूगोल, जिसका जनक कौन था? पैट्रिक रेडजेल, जो कहाँ के थे? आपके जर्मनी के थे। इनकी एक पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफिया, जो महत्वपूर्ण इसमें एंथ्रोपोजोग्राफिया में इसने परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के मध्य क्या है? संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। ठीक है। फिर इसकी एक शिष्य थी एनल सैंपल, जो कहाँ की थी? अमेरिका की थी। उसने भी एक मानव भूगोल में परिभाषित की, मानव कैसा है? चंचल और अस्थायी पृथ्वी के मध्य पारस्परिक तथा परिवर्तनशील संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये जो विचारधारा है, कौन सी विचारधारा? नियतिवाद या इसको निश्चयवाद कहते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था? प्रकृति। प्रकृति क्या? सर्वोपरि है, और मानव क्या? इसका गुलाम है। ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे की बात करें। आगे विद्वान आता है आपके, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, उस विद्वान विडाल डी ला ब्लास। कौन है वो विद्वान? विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास। तो दोस्तों पूछ सकते हैं कि भाई विडाल डी ला ब्लास कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। इन्होंने भी क्या की? एक विचारधारा का जनक, या इन्होंने एक विचारधारा लेके आए थे। उस विचारधारा का नाम है संभववाद। संभववाद विचारधारा। ये संभववाद विचारधारा कहती है, इसमें जो प्रकृति है मानव की क्या है? जो प्रकृति है मानव की, मानव का क्या है? ये स्वामी नहीं। जो प्रकृति मानव की क्या है? स्वामी नहीं है। यानी कह सकते हैं अपन मानव है जो प्रकृति का क्या है? दास नहीं है। तो क्या है? ये स्वामी है। ये विचारधारा क्या कहती है? ये मानव जो प्रकृति का दास नहीं है, प्रकृति का स्वामी है मानव। ये विचारधारा कहती है। इस कौन लेके आया था विचारधारा? विडाल डी ला ब्लास। इसने किस विचारधारा का जन्म हुआ था? या कौन सी विचारधारा लगा? संभववाद। इस संभववाद विचारधारा में क्या? मानव जो प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि क्या है? वो स्वामी है। यानी मानव जो कुछ चाहे वो प्रकृति के साथ कर सकता है। उसने क्या 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 देखिए, मान लीजिए कई पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में उसको क्या निकालना है? रास्ता निकाल। तो उसने क्या किया? पर्वतों को काट कर रास्ता निकाल दिया। नदियां हैं, जहाँ जहाँ नदियां बहती है वहाँ नदियों से इसको रास्ता निकालना है, तो उसने क्या? ब्रिज का निर्माण कर दिया। खूब सारी जमीन है, उसको खनन करके खूब सारे खनिजों को बाहर निकाल दिया। तो ये कहती मानव जो चाहे वो कर सकता है, प्रकृति का दास नहीं। बाकी प्रकृति क्या है? मानव की दास है, या मानव क्या है? प्रकृति का स्वामी है। ठीक है दोस्तों। फिर इसने एक परिभाषा दी थी विडाल डी ला ब्लास ने। उसने क्या कहा था
उसने बोला था मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव व पृथ्वी के मध्य, मानव भूगोल, मानव व पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों की एक क्या है, नई विचारधारा है, नई विचारधारा है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, इसने क्या बोला, मानव व पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों की क्या एक नई विचारधारा है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा उस पर निवास करने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट क्या है यहाँ, ज्ञान है। विडाल डी लाप्लास क्या कहता है कि मानव भूगोल, मानव व पृथ्वी के मध्य पारस्परिक जो संबंध है, ये क्या एक नई विचारधारा है, जो क्या करेगा, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी के ऊपर जो निवास करने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का एक संश्लिष्ट क्या है, ये ज्ञान है। ये किसने कहा था, विडाल डी लाप्लास की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो विडाल डी लाप्लास के बारे में एक बार वापस से देखिए कि ये कहाँ के थे भाई, ये फ्रांस के थे। इन्होंने कौन सी विचारधारा लेकर आए, संभववाद। संभववाद विचारधारा क्या कहती है कि संभववाद विचारधारा कहती है कि मानव प्रकृति का गुलाम नहीं है, मानव क्या प्रकृति का स्वामी है, जो मानव चाहेगा वो कर सकता है। यानी एक बात में इसको कह सकते हैं अपन, इसमें किसके ऊपर ज्यादा वरीयता दी गई है, मानव के ऊपर ज्यादा वरीयता दी गई है। मानव को क्या माना है इसने, सर्वोपरि माना, इसकी परिभाषा है, ठीक है। फिर आगे की एक और विचारधारा है जिसके बारे में अपन देखेंगे कि भाई एक और था विद्वान था ग्रिफिथ टेलर। कौन था, ग्रिफिथ टेलर। ये कहाँ का था, ये ग्रिफिथ टेलर आपके था कहाँ का, अमेरिका का। इसने एक विचारधारा लेके आया था, रुको और जाओ, रुको और जाओ, ये विचारधारा लेके आया था, या इसको कह सकते हैं अपन नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद विचारधारा। इस विचारधारा में उसने कहा था कि न तो पृथ्वी स्वामी है, न ही कौन है, मानव स्वामी है, दोनों क्या करते हैं, साथ साथ में क्रियाकलाप करते हैं। ये विचारधारा कहती है कि न तो भाई, न तो कौन है, प्रकृति सर्वोपरि है, और न ही कौन है, मानव क्या है, सर्वोपरि। दोनों ही क्या करेगा, साथ साथ क्रिया कलाप करेंगे। यानी मानव को अगर किसी चीज में परिवर्तन करना है तो उसको क्या है, प्रकृति के नियम और कानून को समझकर उसमें क्या करना पड़ेगा,
परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि रुको और जाओ जो संकल्पना किसने दी थी, तो ग्राफिक टेलर ने। ग्राफिक टेलर कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इन्होंने कौन सी है, इसको दूसरा कैसे थे, नवनियतिवाद और निश्चयवाद, जिसमें क्या दोनों को उसने क्या माना, तो प्रकृति को सर्वोपरि माना, नहीं किसको माना, मानव को। दोनों क्या करते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, अपना क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे एक और विद्वान थे, उसका नाम है डिकेन व पीट्स। इन्होंने भी क्या क्या कि भाई जो मानव भूगोल में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं। यानी जो डिकेन और पीट्स है, उसने कहा था कि भाई मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करें, तो आप क्या लिखोगे, मानव भूगोल में हम मानव के क्रियाकलापों को क्या करेंगे, क्रियाकलापों का क्या करेंगे, अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि मानव भूगोल किसका अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल, मानव के जो भी क्रियाकलाप है उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ा कि भाई मानव भूगोल की कौन कैसी प्रकृति है, इसमें कौन कौन से विद्वानों ने मतलब अपनी